कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और ब्रजेश मिश्रा जी आपसे इम्प्रेस हुए और आपको दिल्ली लेकर आए? मैं तो केरला में एक्चुअली पनिशमेंट मुझे मिली थी। मैं आज 7-8 महीने, मेरी तो पोस्टिंग ही नहीं हुई थी, करीब 9 महीने। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां उनकी आबादी से ज़्यादा सालाना टूरिस्ट आते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं? मैं मास टूरिज्म में मैं विश्वास नहीं रखता। जी, अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन लक्षद्वीप बहुत चर्चा में है। आपको क्या लगता है उसे एक अल्ट्रा लग्जूरियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे विकसित किया जा सकता है? भारत लक्ष्य लेकर चल रहा है 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बनने का। किन सेक्टर्स पर हमें फोकस करना चाहिए? तो मैन्युफैक्चरिंग को हमें अपनी जीडीपी का 25% तक ले जाना ज़रूरी है। ग्रीन हाइड्रोजन की सर आपने बात की, तो दुनिया भर में इसको लेके कई कंसर्न्स भी हैं, सेफ्टी कंसर्न या इसका जो हैंडलिंग मैकेनिज्म है, काफ़ी फोकस किया जाता है स्किल डेवलपमेंट पे। बावजूद इसके हम देखते हैं कि इंडस्ट्री भी शिकायत करती है कि जितनी वर्कफोर्स में स्किल्स होनी चाहिए वो है नहीं। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है और वर्कफोर्स है उसके बीच में गैप है। तो क्या किया जाना चाहिए, किस लेवल पर, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर किस तरह के कोशिशें की जानी चाहिए कि हम अपने जो युवा हैं उनको या वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनको जो ज़रूरी स्किल है वो इम्पार्ट कर सकें, क्योंकि इसका इकोनॉमी पे भी कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका सीधा इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनमें रिक्वायर्ड स्किल्स। बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्री भी स्किल मैन पावर के लिए ज़्यादा सैलरी दे, जो वो देती नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम आता है तो बात होती है स्टार्टअप इंडिया की, मेक इन इंडिया की, इनक्रेडिबल इंडिया की और G20 के भारत में सफल आयोजन की। हमारे साथ मौजूद है G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत जी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अमिताभ कांत जी, शुरू करना चाहूँगी टूरिज्म से। अगर हम बात करें इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन की, गॉड्स ओन कंट्री, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और ब्रजेश मिश्रा जी आपसे इम्प्रेस हुए और आपको दिल्ली लेकर आए? कैसे आप भारत को वर्ल्ड टूरिस्ट मैप पर ले आए, वो वाकया हमें बताएं। मैं तो केरला में एक्चुअली पनिशमेंट मुझे मिली थी। मैं आज 7-8 महीने, मेरी तो पोस्टिंग ही नहीं हुई थी, करीब 9 महीने जी। उसके बाद उन्होंने पनिशमेंट पोस्टिंग करके, उस समय केरला का किसी ने नाम नहीं सुना था टूरिज्म में जी। सब लोग राजस्थान जाते थे, कश्मीर जाते थे, तो मुझे टूरिज्म सेक्रेटरी बना दिया था। कोई ऑफिसर बनना नहीं चाहता था टूरिज्म से, बड़ी हल्की पोस्टिंग मानी जाती थी। पर मैंने उसको एक अफसर की तरह उपयोग किया और उस समय मैंने बैक वाटर और हाउस बोट्स और केरला के मार्शल आर्ट हो, कलरीपयट्ट हो, या उनका कथकली या मोहिनी आटम हो, या उनका क्विजीन हो, स्ट्यू और वेजिटेबल अप्पम, इन सबको मैं सेंटर स्टेज पे लाया। और मेरा व्यू हमेशा रहा है कि अगर किसी डेस्टिनेशन को प्रमोट करना है, उसके इनहेरेंट स्ट्रेंथ, उसकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ पर, उसके जो ट्रेडिशनल फीचर्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो वहाँ के आर्किटेक्चर को वापस लाए, वहाँ के कलरीपयट्ट को वापस लाए, वहाँ के कथकली को वापस लाए और वहाँ के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करके ये नए प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। और केरला को नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर ने वन ऑफ द 10 एक्जॉटिक पैराडाइजेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जी। और उस समय एक दिन मैं संडे के दिन घर पे बैठा था तो फ़ोन आया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं ब्रजेश मिश्रा जी, और ये कहा कि वाजपेयी साहब अपनी हॉलिडे के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, आप ही उनके होस्ट होंगे, आप ही सारा प्रोग्राम कीजिए। तो मैंने कुमरगम में बैक वाटर्स में आयुर्वेदा के लिए बहुत उनका स्टे और उनके साथ रहा, करीब 7-8 दिन, और वो कुमरगम में रहे। तो एक दिन उन्होंने पूछा, वो बैक वाटर्स में गए थे, सारा उनको दिखाया और उसके बाद ब्रजेश मिश्रा जी ने उनसे, प्रधानमंत्री जी से कहा कि इस लड़के को हमें भारत सरकार लाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आपने अप्लाई किया अमिताभ जी भारत सरकार के लिए? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो नहीं अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा अच्छा कि आपने नहीं अप्लाई किया, अगर आप अप्लाई करते तो टूरिज़्म के बदले आपके ये ब्रजेश मिश्रा जी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में भेज देते। तो वहाँ बात ख़त्म हो गई। उसके 1.5 साल बाद मैंने अप्लाई जब किया तो मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाना था। जब फाइल उनके पास गई तो उन्होंने चेंज करके फिर टूरिज़्म में मुझे फिर दोबारा फ़ोन करके कहा कि वो बात याद है जो वहाँ चर्चा हुई थी कि तुम्हें टूरिज़्म में लाना है। तो मैंने कहा कि सर टूरिज़्म में तो कोई वैकेंसी नहीं है। तो उन्होंने वैकेंसी क्रिएट की और मुझे टूरिज़्म में ही लाए। और फिर जब मैं आया तो उसके थोड़े दिनों बाद ही वो
न्यूयॉर्क में ट्विन टायर ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत ख़राब थे, यहाँ हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अफ़गानिस्तान में स्थिति बहुत ख़राब थी, तो सारे ट्रैवल एडवाइजरीज भारत के ख़िलाफ़ थे, बहुत कम टूरिज़्म था, 10% होटल ऑक्यूपेंसी थी। उसके पीक पे हमने इनक्रेडिबल इंडिया टूर की मार्केटिंग की और उससे टूरिज़्म वापस आया बहुत ज़ोरों से, और यही हम कर पाए। तो यही मेरा टूरिज़्म से काफ़ी समय तक मैं टूरिज़्म के साथ लगा रहा हूँ। जी, अगर हम बात करें टूरिज़्म की भारत में, तो विदेशों से अगर हम कंपैरिजन करें तो दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां उनकी आबादी से ज़्यादा सालाना टूरिस्ट आते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है? ये टूरिज़्म का बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है, और आप एक डायरेक्ट जॉब के पीछे 8-9 और डायरेक्ट जॉब्स होती हैं, क्योंकि क्राफ्टमैन बेनिफिट करते हैं और फूड इंडस्ट्री बेनिफिट करती है, और उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मुझे बड़ा विश्वास है कि टूरिज़्म में भारत को बहुत आगे जाना चाहिए, पर मैं मास टूरिज़्म में मैं विश्वास नहीं रखता। बड़ा वैल्यू टूरिज़्म करना चाहिए, जिससे कि लोग आके यहाँ पैसा अपना खर्च करें और अप मार्केट टूरिज़्म हम डेवलप करें, अच्छे रिजॉर्ट्स डेवलप करें, हाई वैल्यू करें, हम अपना कल्चर प्रमोट करें, हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करें। और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो है वो इस समय एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहा है, जो कि केवल इंडिया में है। हेरिटेज, कल्चर, हमारी साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस, यूनिक एक्सपीरियंसेस इंडिया में है। तो आज का टूरिस्ट एक एक्सपीरियंशियल टूरिस्ट है, और हमें वही प्रमोट करना चाहिए। आजकल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन लक्षद्वीप बहुत चर्चा में है। आपको क्या लगता है उसे एक अल्ट्रा लग्जूरियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे विकसित किया जा सकता है? क्या आपको चैलेंजेस लगते हैं, क्या पॉसिबिलिटी लगती है लक्षद्वीप में? क्योंकि उसके साथ एक वर्ड्स जुड़ते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेन डेवलपमेंट। देखिए, लक्षद्वीप में जो भी कर रहे हैं हमें बड़े सोच समझ के उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पर ही कर सकते हैं, क्योंकि हर डेस्टिनेशन की कैरिंग कैपेसिटी है। वो वहाँ कोरल आइलैंड्स हैं, अंडर वाटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। तो कई डेस्टिनेशंस वहाँ, कई आइलैंड्स हैं जहाँ की आप प्रॉबेबली 200-250 लोगों टूरिस्ट से ज़्यादा नहीं अकोमोडेट कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेजाइल एक इन्वायरमेंट है, तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे हमें डेवलप करना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप में करना चाहिए, और अच्छे प्राइवेट सेक्टर के साथ हमें डेवलप करना चाहिए। भारत लक्ष्य लेकर चल रहा है 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बनने का। ऐसे में आपको क्या लगता है किन सेक्टर्स पर हमें फोकस करना चाहिए? देखिए, हमारी ग्रोथ इस समय करीब 7.5% है। आगे चल के हमें और एक्सेलरेट करना है, और हमें 9-10% पर ग्रोथ करनी चाहिए 3 दशक तक। कोरिया, ताइवान, चाइना और उसके पहले जापान भी कर चुके हैं, और इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हम, जो हमारी जनसंख्या है उसकी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हमें कई क्षेत्रों में मेहनत करनी ज़रूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बिना हम जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग को हमें अपने जीडीपी का 25% तक ले जाना ज़रूरी है। हमें अर्बनाइजेशन भी आवश्यक है। अर्बनाइजेशन इस गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है, 100 स्मार्ट सिटीज़ पर, और हमें अर्बनाइजेशन आवश्यक है। तीसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी आवश्यक है, और मेरे विचार से सर्विसेज में तो हम ग्रो कर रहे हैं, तो सर्विसेज को और एक्सपेंड करना ज़रूरी है। तो जो चारों सिलेंडर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और अर्बनाइजेशन, इन चारों सिलेंडर्स पे हमको आगे बढ़ना ज़रूरी है। ये चारों आवश्यक है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखते हैं तो मेरे विचार से नए सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपका सेमीकंडक्टर हो, आपकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो, या आपका ये जो नए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, ये नए क्षेत्र हैं जो आगे चल के आपको बहुत वैल्यू देंगे। तो यही सारे क्षेत्रों पर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से रिन्यूएबल्स और आगे चल के ग्रीन हाइड्रोजन भी बहुत आवश्यक है। ग्रीन हाइड्रोजन की सर आपने बात की, तो दुनिया भर में
इसको लेके कई कंसर्न्स भी हैं, सेफ्टी कंसर्न या इसका जो हैंडलिंग मैकेनिज्म है। और अगर हम भारत की बात करें तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इन इश्यूज़ को हम कैसे एड्रेस करना चाहिए और कैसे कर रहे हैं? हमारे लिए रिन्यूएबल्स प्रोड्यूस करने में हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, किसी और देश की इतनी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है। तो रिन्यूएबल्स हम लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और रिन्यूएबल्स में हमने काफ़ी बढ़ावत ली है। रिन्यूएबल्स को हम उपयोग करते हैं, पानी को क्रैक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इस समय $4.5 पर किलोग्राम है, इसको हमें लाना है $1 पर किलोग्राम। मेरा जो विचार है कि भारत एक अकेला देश है जो ये कर पाएगा साइज और स्केल के साथ, और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी 100% भी अगर हम रिन्यूएबल कर लें तो वो केवल 20% होगी एनर्जी। हम करीब $200 बिलियन की एनर्जी इंपोर्ट करते हैं जो जाती है रिफाइनरी में, जो जाती है स्टील में, सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में। तो वो ऐसी एनर्जी है जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, उसको हमें बदलाव लाना है, वो ग्रीन हाइड्रोजन से ही हो पाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एमोनिया फॉर्म में होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत ग्लोबल चैंपियन बन सकता है। आपने इकोनॉमी की बात की, हाल ही में जो ग्रोथ रेट के डेटा है वो एस्टिमेट बता रहे हैं कि 7.3% की ग्रोथ रेट भारत की इस 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर के लिए बात हो रही है। आप भारत की ओवरऑल इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं, पूरी परफॉर्मेंस को? नहीं, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत शानदार रहा है, 7.3%, जबकि ग्लोबल ग्रोथ बहुत स्लो रेट पर चल रही है। अच्छा है, पर हमें इसको और एक्सेलरेट करना ज़रूरी है और इसके लिए स्टेट्स में काफ़ी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। स्टेट्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह गुजरात ने ग्रोथ किया है, महाराष्ट्र ने ग्रोथ किया है, उसी तरह बाकी सारे स्टेट्स को ग्रो करना है। दूसरी चीज़ की अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाना पड़ेगा, हमारा सेविंग रेट बढ़ाना पड़ेगा और वो आवश्यक है। और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को और एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ हमारा प्राइवेट डेट टू जीडीपी रेशियो अभी भी कम है। प्राइवेट डेट को बढ़ाना और आवश्यक है, लेंडिंग और होनी ज़रूरी है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। भारत सरकार ने बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, जीएसटी हो, आईबीसी हो, रेरा हो, सारे बड़े रिफॉर्म्स किए और अब ये आवश्यक है कि इस रिफॉर्म्स के बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ा है। और इसी वजह से मेरा जो विचार है, ये जो हमारी बैलेंस शीट्स की प्रॉब्लम थी, ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम थी, प्राइवेट सेक्टर बैलेंस शीट इंडेटेड थी, हमारे बैंक्स की लेंडिंग बढ़, अब बैंक्स बहुत हेल्दी कंडीशन में है और इस वजह से मेरे को जो लगता है कि अगले कुछ सालों में हमारा जो कैपेक्स बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है, करीब पिछले 5 सालों में 592% बढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब एक्सेलरेट करेगा, ग्रोथ बढ़ेगी और बहुत ज़ोरों की हम आगे से बढ़ावत, देश आगे बढ़ेगा। जी सर, स्किलिंग की अगर हम बात करें, काफ़ी फोकस किया जाता है स्किल डेवलपमेंट पे। बावजूद इसके हम देखते हैं कि इंडस्ट्री भी शिकायत करती है कि जितनी वर्कफोर्स में स्किल्स होनी चाहिए वो है नहीं। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है और वर्कफोर्स है, उसके बीच में गैप है। तो क्या किया जाना चाहिए, किस लेवल पर, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर क्या किस तरह के कोशिशें की जानी चाहिए कि हम अपने जो युवा हैं उनको, या वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनको, जो ज़रूरी स्किल है वो इम्पार्ट कर सकें, क्योंकि इसका इकोनॉमी पे भी कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका सीधा सीधा इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनमें रिक्वायर्ड स्किल्स। नहीं, स्किलिंग बहुत आवश्यक है। देखिए, आगे चल के अगले 15 वर्षों के बाद करीब दुनिया की 30% स्किल्ड मैन पावर इंडिया प्रोड्यूस करेगा। तो एक तो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्री भी स्किल्ड मैन पावर के लिए ज़्यादा सैलरी दे, जो वो देती नहीं है। तो अगर अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स में स्किल्ड वर्कर की ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, वो हमारी इंडस्ट्री को देनी आवश्यक है। दूसरी चीज़ कि हमारे जो क्यूरिकुलम्स हैं, जो IITs के हों, ट्रिपल IITs के हों, और जो हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के क्यूरिकुलम है, उनको कॉन्स्टेंटली चेंज करना आवश्यक है, क्योंकि आज का युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। और अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट इंजीनियर्स की शॉर्टेज है, हमारे यहाँ डिज़ाइनर्स की शॉर्टेज है, और ये सारे के सारे नए कोर्सेज
हमको लाने आवश्यक हैं। और तीसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट स्किलिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, उसको ज़्यादा पुश करना ज़रूरी है। और स्किलिंग मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण एक एरिया है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर में बहुत एक्सपेंशन हो गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन का मुद्दा कहीं पीछे चला गया है। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या एफर्ट्स किए जाने चाहिए, कहाँ हम लैक कर नहीं रहे तो हैं? अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो पूरा फोकस है लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने का। और अब आप देखिएगा कि अगले 5-6 वर्षों में बहुत फोकस होगा लर्निंग आउटकम्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करके हर बच्चे का, हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किया इसके लिए। 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थी उनमें सारा फोकस हेल्थ और एजुकेशन और न्यूट्रिशन पर था, और इसलिए इन डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत प्रोग्रेस की है अपने एजुकेशन क्षेत्र में। और मेरे विचार से आप आगे चल के जब देखिएगा तो यह बहुत इम्प्रूवमेंट होगा लर्निंग आउटकम्स में भी अगले 3-4 वर्षों के बाद। पूरे देश का फोकस, हर स्टेट का फोकस लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने में ही है। सर अभी क्योंकि ये चुनावी साल है तो इंटरिम बजट होगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से? नहीं, मेरे जो विचार हैं कि बजट बड़ा कंस्ट्रक्टिव होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा, फोकस होगा उसका वेमेन और यूथ पे, और वेमेन पर खासकर उसका फोकस होगा क्योंकि वेमेन लेड डेवलपमेंट पीएम की फ़िलॉसफी है। और मेरे विचार से जो हमारा आउटले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ता रहा है वो बढ़ता रहेगा, और इससे देश की ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस होगा। ये सब मेरे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, और इसीलिए मेरे विचार से ये भी एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव, पर ज़्यादातर वोट ऑन अकाउंट्स ही रहेगा ये बजट। तो बहुत कम पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होंगे, पर आप देखिएगा कि ये भी एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बजट होगा। जी, आपने पीएम की बात की तो आप एक बॉस के तौर पर आपके अनुभव हम सुनना चाहेंगे। आपका एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ काम करने का कैसा रहा? कैसे बॉस हैं? नहीं, मेरा तो नीति आयोग और सेक्रेटरी DPIIT और G20 में मैंने काम किया। वो बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव, और भारत की ग्रोथ के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका खास लगाव है, और हर चीज़ वो अपने तरीके से करते हैं, अपने क्रिएटिव तरीके से करते हैं। जैसे G20 में उनकी फ़िलॉसफी थी ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ, उनकी फ़िलॉसफी थी वसुदेव कुटुंबकम की, उनकी फ़िलॉसफी थी कि पीपल्स प्रेसिडेंसी बने, जो उन्होंने हर स्टेट में G20 करके करवाया। और अंत में जो डिक्लेरेशन हुआ वो पूरा स्टैम्प वसुदेव कुटुंबकम का हो, या हमारे स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ का हो, या SDGs का हो, या फिर वुमेन लेड डेवलपमेंट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सब पे स्टैम्प माननीय प्रधानमंत्री जी की थी। जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर बात करें तो भारत की जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ रही हैं। ग्लोबल साउथ की बात होती है। G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया दिल्ली में, एक ये बड़ी उपलब्धि। तो ग्लोबल अगर हम पिक्चर देखें तो भारत एक विश्व मानचित्र पे एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। G20 की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी G20 में, और सबसे महत्वपूर्ण क्या हमारी मेरे ख्याल से अचीवमेंट रही? सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि G20 में भारत ने ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर काम किया और अफ्रीकन यूनियन को इसका मेंबर सदस्य, परमानेंट सदस्य बनाया। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था, न्यू दिल्ली लीडर्स डॉक्यूमेंट, जो कि ग्लोबल साउथ का एक डॉक्यूमेंट बन के निकला, और हर इशू पर ग्लोबल साउथ की पोजीशन को हमने एम्फसाइज किया। तो ये दिखाया कि G20 ना केवल एक डेवलप्ड कंट्रीज़ का फोरम है, बल्कि ग्लोबल साउथ ने इकट्ठा होकर इस पर काम किया। और जो हम फाइनल सक्सेस अचीव कर पाए, 83 पैराग्राफ्स में करीब 87 आउटकम्स थे, 112 एग्रीड डॉक्यूमेंट्स थे। इन सब में जब आप देखते हैं तो ग्लोबल साउथ का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो जैसे सर, अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहें कि जब G20 होता है तो जो जहाँ हो चुका है जिस कंट्री में, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, फिर जैसे आगे भारत के बाद ब्राज़ील में हो रहा है, उनके साथ आगे की क्या किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है? तो ये एक G20 एक ट्रॉयका की तरह काम करता है कि जब हमारी लीडरशिप थी तो हम इंडोनेशिया और ब्राज़ील के साथ काम कर रहे थे, और जब ब्राज़ील में प्रेसिडेंसी है तो वो हमारे साथ और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रॉयका का बहुत महत्वपूर्ण
रोल रहता है, और अभी हम ट्रॉयका के सदस्य हैं, तो हम ब्राज़ील को पूरी सहायता दे रहे हैं, उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। उनकी प्रेसिडेंसी में कैसे सक्सेस हो उस पर हम लगातार उनकी मदद करते रहे। जी, आपने ब्यूरोक्रेसी में एक लंबा समय बिताया है सर। आप चाहे इंफ्रा सेक्टर की बात हो, आप नीति आयोग के पूर्व CEO रहे हैं, चाहे टूरिज्म की बात हो, आपने कई सेक्टर्स पे काम किया, G20 में, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। आपके करीब कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा रहता है, या अगर मौका मिले तो आप किस सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाहेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स में या डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, इंफ्रा पे, टूरिज्म पे? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? नहीं, मेरा तो विचार है कि भारत की ग्रोथ जब होगी तभी हमारी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर बनेगी, और हमारी ग्रोथ तभी होगी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर फोकस करेंगे, हम जब मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। तो मैं तो हमेशा, मेरी बिलीफ यही रही है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है भारत के लिए। जी, आप नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, तो उस लिहाज से मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि कई बार जब चुनाव आते हैं तो जो चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत लोक लुभावनी घोषणाएं करती हैं, स्कीम्स के बारे में बात करती हैं, प्रधानमंत्री से रेवड़ी कल्चर कहते हैं। इकोनॉमी पे इसका क्या असर होता है? बहुत बुरा असर होता है, और सबको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करना पड़ेगा कि अगर हम बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से अनाउंस करते जाएंगे तो ये सारे स्टेट्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, सबकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत पुअर होगी, और आगे चल के देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हर पॉलिटिशियन को भी बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस पे कमिटमेंट्स देने चाहिए जो कि पॉसिबल है, अचीवेबल है। ऐसी चीज़ नहीं अनाउंस करनी चाहिए जिससे कि स्टेट ही बैंकरप्ट हो जाए। जी, और अगर हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर आपने बात की, तो चाइना में जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कहा जाता है, तो भारत को उसका मुकाबला करने के लिए या विकल्प बनने के लिए क्या कुछ करना होगा? नहीं, तो भारत एक सर्विसेज इकोनॉमी रहा है, और आगे चल के हमको मैन्युफैक्चरिंग में भी साथ ले जाना पड़ेगा, ग्रोथ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि हमें एग्रीकल्चर में भी और अर्बनाइजेशन में भी मेहनत करनी पड़ेगी, सब में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा कर देने के लिए हमें साइज ऑफ स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आवश्यक है, और उसके साथ साथ मेरे विचार से प्राइवेट सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल इंडिया में प्ले करना। जी, तो किस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए स्टार्टअप को या प्राइवेट सेक्टर को? देखिए, जब स्टार्टअप मूवमेंट शुरू हुआ था तो केवल 156 स्टार्टअप थे, अभी 110,000 स्टार्टअप्स हैं। तो भारत सरकार तो पूरा सपोर्ट दे रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग में, बिजनेस में बहुत फोकस किया, डिजिटाइजेशन किया, GST अब पूरे देश में आ गया है। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स को लोअर किया सरकार ने। तो अब प्राइवेट सेक्टर को लीड लेनी चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अमिताभ कांत जी, सिविल सर्विसेज में जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के चैलेंजेस के लिए उनको तैयार रहना चाहिए, और व्हाट इट टेक्स टू बिकम अमिताभ कांत? No, I would say that nobody should become Amitabh Kant. Everybody should become his own personality, and everybody should excel in whatever they are doing. They should have the commitment to focus on whatever sector they are doing. This service provides a huge opportunity. ऐसा अवसर किसी सर्विस में नहीं है जो यहाँ, जिस साइज और स्केल पर आप काम कर सकते हो वो कहीं ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और देश के लिए काम करना और देश को आगे ले जाने के लिए जो काम यहाँ कर सकते हो वो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप कमिटमेंट से काम कीजिए, उसके साथ साथ अपने हेल्थ और अपने फिजिकल फिटनेस पे भी आवश्यक है कि आप काम करिए, और बाकी इंटरेस्ट होने ज़रूरी हैं। किताबों का पढ़ना और लिखना, और हमेशा दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए एक जिज्ञासा होनी बहुत आवश्यक है, जो सारे सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कांत जी, हमसे बात करने के लिए और विस्तार से सभी पहलुओं पर हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।